अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिफॉरेस्टेशन, इट्स कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, और वहाँ हमने ये पढ़ा था कि आखिर कौन से कॉजेज़ हैं जो किसी भी बायोडाइवर्सिटी के लॉस में या स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का कॉज बनते हैं। हमने वहाँ डिफरेंट कॉजेज़ पढ़े थे स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज़ लॉस हो रहा है या फिर स्पीशीज़ आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो रही हैं या एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही हैं। उन कॉजेज़ में हमने पढ़ा था हंटिंग के बारे में, हैबिटेट लॉस के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारी स्पीशीज़ किसी भी इकोसिस्टम में जब इंट्रोड्यूस की जाती हैं या ऐड होती हैं तो वो बाकी स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन या उन स्पीशीज़ के नुकसान का बाइस बनती है। साथ ही साथ हमने एक और कॉज जो पढ़ा था वो था डिफॉरेस्टेशन का, मतलब आहिस्ता आहिस्ता दरख्त काटे जा रहे हैं या जंगलात में कमी वाक़या हो रही है, और ये भी एक कॉज है हैबिटेट लॉस का, और अल्टीमेटली किसी भी स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन का ये सबब बन रहे हैं। मतलब दरख्तों की आहिस्ता आहिस्ता कटाई सबब है स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी हम कोई दरख्त काटेंगे या जंगलात में कमी करेंगे तो वहाँ पर रहने वाली स्पीशीज़ वहाँ से कहीं और मूव हो जाएंगी, या फिर उन स्पीशीज़ को अपनी पॉपुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जंगलात बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं या फेवरेबल हैबिटेट हैं उनके रहने के लिए। लेकिन जब हम जंगलात काट देंगे या दरख्त काट देंगे तो उन ऑर्गेनिज़म्स को या उन स्पीशीज़ को ऐसी जगह पे रहना पड़ेगा जो कि उनके लिए फेवरेबल नहीं है, और फिर इस हैबिटेट लॉस की वजह से, यानी उनकी जगह की लॉस की वजह से उनकी पॉपुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़या होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन भी कॉज है स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन का। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या है, और हम ये देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या हैं, यानी किस वजह से जंगलात काटने पड़ रहे हैं, और अगर हम ये जंगलात नहीं काट रहे तो वो कौन से कॉजेज़ हैं जो कि जंगलात के नंबर में या जंगलात में कमी ला रहे हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब हमारी लाइफ पर या हमारे इकोसिस्टम पर या दूसरी स्पीशीज़ की लाइफ पर डिफॉरेस्टेशन क्या इफ़ेक्ट्स डाल रही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन आखिर होती क्या है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, या फिर किसी भी जगह के जंगलात में कमी। और हम डिफॉरेस्टेशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जंगलात थे हमने अब वहाँ के दरख्त काट दिए और वो फॉरेस्ट लैंड जो था अब वो नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो गया। हम ये देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का अगर सबसे बड़ा कॉज देखें तो वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स अपने फ़ायदे के लिए दरख्त काट रहे हैं।
आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे पैसे की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। पैसा कमाने के लिए लोग अपने ज़राए आमदनी बढ़ाते हैं और उन ज़राए आमदनी को बढ़ाने के लिए उनको डिफरेंट रिसोर्सेज पैदा करने पड़ते हैं। कुछ लोग एग्रीकल्चर की फील्ड की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग अगर वो बहुत ऑलरेडी पैसे वाले हैं तो वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, या हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग अपने घर बनाते हैं जिनको किराए पे दे देते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि नई नई किस्म की फसलें उगाकर वो उन फसलों को या उन क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करते हैं या मार्केट में बेचते हैं, जिससे वो पैसा कमाते हैं। अगर हम ये देखें कि अर्थ का कितना हिस्सा जंगलात से कवर है, तो तकरीबन अर्थ का 31% हिस्सा ऐसा है जो कि जंगलात से कवर है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे इन जंगलात में कमी आती जा रही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपनी पॉपुलेशन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जंगलात की कटाई कर रहे हैं और इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए या हम अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए जंगलात की कटाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग्स को रहने के लिए जगह चाहिए, घर बनाना है, उनको कोई नई इंडस्ट्री लगानी है, स्कूल बनाना है, या फिर किसी भी जगह को खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करना है, तो उनको ये जंगलात काटने पड़ते हैं। हम ये देखते हैं कि तकरीबन हमारे जंगलात की 48% लकड़ी सिर्फ और सिर्फ हमें फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। मतलब ये लकड़ी आग जलाने के काम आती है, जो कि हमें हीट या कुकिंग पर्पसेस के लिए चाहिए, यानी ये लकड़ी एज वुड फ्यूल यूज हो जाती है। फिर अगर हम ये देखें कि फार्मिंग के लिए कितने % जंगलात की कटाई होती है, तो फार्मिंग के लिए तकरीबन 5% जंगलात की कटाई करनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं जंगलात की कटाई कर रहे, बल्कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारी कुदरती आफात भी हैं जो कि जंगलात के लॉस का बायस बनती हैं। लेकिन ये कुदरती आफात जिनमें फ्लडिंग वगैरह है, इसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स का ही हाथ है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन बढ़ने से पोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है। और हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे ओजोन लेयर भी डिप्लीट होती जा रही है। तो हम ये देखते हैं कि इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से अल्ट्रा वायलेट रेस डायरेक्ट सन से हमारी अर्थ तक पहुंचती हैं और हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। साथ ही साथ ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से व्हीकल्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन में इजाफा हो रहा है और हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट डेंजरस गैसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस में भी इजाफा हो रहा है और हमारे एनवायरनमेंट या हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं और इन क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से भी जंगलात की तादाद में कमी आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है और इस ग्लोबल वार्मिंग से आप आए दिन सुनते हैं कि फ्लडिंग हुई जिससे जंगलात का लॉस हुआ। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है कहीं का, तो वहाँ मौजूद जंगलात में आग लग जाती है और ये आग किसी इंसान की वजह से नहीं लग रही। मतलब कोई इंसान जो है वो पेट्रोल छिड़क के वो आग नहीं लगा रहा, बल्कि हम ये देखते हैं कि अर्थ या उस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में इजाफे की वजह से
उन जंगलात में आग लग जाती है। और स्टूडेंट्स, आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि वो जंगलात की आग बहुत ज़्यादा एरिया पर मौजूद जंगलात को ख़त्म कर देती है। और जब ये जंगलात ख़त्म होते हैं तो वहाँ पर रहने वाले जानवर भी मर जाते हैं, या उनमें से कुछ जानवर कहीं और माइग्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फेवरेबल एनवायरनमेंट या वो फेवरेबल हैबिटेट जो उन ऑर्गेनिजम्स या उन एनिमल्स को प्रोवाइडेड था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉरेस्टेशन का एक कॉज तो ये है कि हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन के इंक्रीज़ के साथ साथ हमें ज़्यादा मज़ीद शहर आबाद करने पड़ते हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ हमें ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए। मगर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम ये देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का एक कॉज कुदरती आफात भी हैं, लेकिन ये कुदरती आफात कहीं ना कहीं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से ही रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के। मतलब जब हम दरख्त काटते हैं तो अल्टीमेटली उसका नुकसान हमें कैसे हो रहा है, या वहाँ पर मौजूद बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो सॉइल है उसको किस तरह नुकसान हो रहा है। तो वो हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल में और उस एनवायरनमेंट में मौजूद मॉइस्चर इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी दरख्त को काटते हैं तो वहाँ पर जो सॉइल मौजूद होती है या जो मिट्टी होती है वो मज़ीद फिक्स्ड नहीं रहती उस दरख्त के साथ। मतलब वो दरख्त कट गया, पहले उस मिट्टी को दरख्तों ने या दरख्तों की जड़ों ने अपने साथ फिक्स किया हुआ था, क्योंकि उन दरख्तों की रूट्स उस सॉइल में एंकर थी, और जब सैलाब आता था तो ये दरख्त सैलाब के पानी का रास्ता रोकते थे और मिट्टी को भी अपने साथ ये पानी नहीं ले जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम दरख्त काटेंगे तो सॉइल जो कि फिक्स थी उस दरख्त के साथ उसको नुकसान होगा। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब जब भी फ्लड आएगा तो ये अपने साथ उस मिट्टी को बहा के ले जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि इस सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स भी उस मिट्टी के साथ बह जाएंगे। अब जो मिट्टी बाकी रह जाएगी इस एरिया की, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी वाक़ हो जाएगी। और अब जब यहाँ पर हम कोई भी क्रॉप उगाएंगे या नया दरख्त लगाएंगे तो ये मिट्टी इनफर्टाइल होगी। मतलब यहाँ पर कोई नए दरख्त या यहाँ पर कोई नई फसलें सही से ग्रो नहीं कर सकेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह अगर हम दरख्त काटते हैं तो वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी में कमी आ जाती है, और साथ ही साथ ये सैलाब का पानी इस मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता है, और मज़ीद ये मिट्टी यानी कि सॉइल वहाँ पर उस ज़मीन के साथ फिक्स नहीं रह सकती। अब ये जो मिट्टी सैलाब के पानी के साथ बह गई है ये अल्टीमेटली पहुँच जाएगी रिवर्स में, और ये रिवर्स को ऊपर तक भर देगी, या फिर ये उस लेवल तक भर देगी जिस लेवल तक रिवर नहीं आना चाहिए। और जब रिवर्स का लेवल ऊपर होगा तो मज़ीद फ्लडिंग होगी, यानी मज़ीद सैलाब आएंगे। इसी तरह हम ये देखते हैं कि दरख्त काटने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग भी होती जाएगी, क्योंकि ये दरख्त ही हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, और डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड
हवा में ज़्यादा हो जाएगी और डिफरेंट पोल्यूटेंट्स और डिफरेंट डेंजरस गैसेस की तादाद हवा में ज़्यादा हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर्स का पिघलता हुआ पानी भी रिवर्स में हेड होगा और इस तरह मज़ीद सैलाब आएंगे। मज़ीद सैलाब अपने साथ मज़ीद मिट्टी को रिवर्स में लेकर जाएंगे और मज़ीद सॉइल इनफर्टाइल होती जाएगी। इसका अल्टीमेट नुकसान एक तो ये है कि जब भी कहीं पर भी फ्लडिंग होती है यानी सैलाब आता है तो वहाँ पर वो अपने साथ बहुत सारे घरों को भी तोड़ता हुआ, डिस्ट्रक्ट करता हुआ, बहाता हुआ ले जाता है और अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी ले जाता है और साथ ही साथ जो मिट्टी जाती है वो भी रिवर्स में उनके लेवल को इंक्रीज करती है और मज़ीद सैलाब का बायस बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए दरख्तों का होना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अब जो पानी मिट्टी के साथ रिवर्स में एंटर हुआ है वो अल्टीमेटली डैम्स में जाएगा और डैम्स में जाकर वो मिट्टी वहाँ पर सेटल डाउन होगी, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि डैम्स की वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। यानी जो डैम्स की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम हो गई। अब हम ये देखेंगे कि डैम्स में जो पानी स्टोर होना था बिजली की प्रोडक्शन के लिए, अब वो कम और मिट्टी और सिल्ट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से डैम्स की चॉकिंग हो जाएगी यानी डैम्स की ब्लॉकेज हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, सॉइल पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, डैम्स पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, रिवर्स पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब दरख्त हम कम करते जाएंगे वैसे ही वैसे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगा। यानी हम ये देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है। ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट्स। यानी जो पानी दरख्त अपने अंदर स्टोर करते हैं वो अपने लीव्स के थ्रू यानी स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, और ये एनवायरनमेंट से जब पानी वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाता है तो ये क्लाउड्स बनाता है और क्लाउड्स जब बनते हैं तो बारिश होती है, और जब दरख्त ही आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे तो बारिशों में भी कमी वाक़ई होगी और आहिस्ता आहिस्ता लैंड्स ड्राई होते जाएंगे, जिसकी वजह से डिज़र्टिफिकेशन होगी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये लैंड्स ड्राई होंगे और डेजर्ट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन से मिट्टी इनफर्टाइल भी हो गई और ये लैंड्स जो कि कभी बहुत ज़्यादा ग्रीन होते थे अब ये डेजर्ट लैंड्स में कन्वर्ट हो गए। इस तरह हम ये देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से लैंड तो डैमेज हुआ ही, साथ ही साथ वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट लॉस भी हुआ और ये एनिमल्स और बर्ड्स मजबूर हो गए कि ये माइग्रेट कर जाएं उस एरिया से किसी और एरिया में जो कि इनका फेवरेबल हैबिटेट नहीं है। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि तकरीबन 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कुकिंग और हीटिंग पर्पस के लिए दरख्त काटते हैं और वुड का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि अगर हम इन सब डेंजरस इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं, यानी इनफर्टाइल सॉइल जिसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो एग्रीकल्चर पे होगा, यानी फूड शॉर्टेज हो जाएगी। जब कोई भी सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप्स उगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और अल्टीमेटली फूड की कमी वाक़या हो जाएगी। इसी तरह अगर हम फ्लडिंग से बचना चाहते हैं या हम डेजर्टिफिकेशन या हम कम बारिशों से बचना चाहते हैं तो
हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द प्लांट्स लगाएं, दरख्त उगाएं और अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाएं। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कहीं हम अपने फ़ायदे के लिए डिफॉरेस्टेशन तो नहीं कर रहे। और जहाँ पर भी आप दरख्त कटता हुआ देखें तो आप ऐसे लोगों को समझाएं कि ये दरख्त कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये दरख्त ना हो तो हमारा इकोसिस्टम डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और ये मज़ीद स्टेबल नहीं रह सकता और ये मज़ीद हमारी लाइफ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि ये हमारे एनवायरनमेंट को अल्टीमेटली डिस्ट्रक्ट कर देगा, जिसकी वजह से ज़मीन पे हमारा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहाँ आप लोगों से ले लेती हूँ छोटा सा क्विज, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आज का लेक्चर आप लोगों को कितने % समझ आया है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी और डेफिनेशन बताई थी कि आपने जो है वो डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन किस तरह लिखनी है। तो यहाँ पर भी उन्होंने डेफिनेशन ही पूछी है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है। तो जैसे हमें पता है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। यानी इसका मतलब ये हुआ दरख्त की कटाई या दरख्त काटना जिससे कि फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह होता क्या है कि जिस एरिया पे पहले आपको दरख्त नज़र आते हैं, फिर दरख्त जब कट जाते हैं तो वो एरिया जो है आपको खाली नज़र आता है और वहाँ पर आपको मज़ीद कोई दरख्त नज़र नहीं आता। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट डाउन कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आपने ये बताना है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो किस किस वजह से जो है वो आज हो रही है। जी स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज है। Sometimes there is slow forest degradation and sometimes sudden and catastrophic clear cutting for urban development. Deforestation can be the result of deliberate removal of forest for wood, agriculture or urban development. तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी कभी तो हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फॉरेस्ट जो है वो क्या होते हैं, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कुदरती आफत होती है जिसकी वजह से जो है वो दरख्त जो है वो गिर जाते हैं, जैसे कोई आंधी तूफान है, ज़लज़ले हैं, या इस तरह की कोई भी जो है वो क्या हो गई है, कोई भी कुदरती आफत आ गई है, तो उससे भी दरख्त जो है वो क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं ज़मीन से, ठीक है, या ख़त्म हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से, यानी कि हम इंटेंशनली जो है वो दरख्त की कटाई करते हैं ताकि हम वहाँ पर शहर आबाद कर सकें, वहाँ पर घर बना सकें, वहाँ पर अपना जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड डेवलप कर सकें, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगा सकें। इसलिए भी हम जो है वो दरख्त की कटाई करते हैं। या फिर एक और जो रीज़न होती है दरख्त काटने की, वो क्या होती है कि हम दरख्त की लकड़ी को पेपर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकें, या कुकिंग के लिए या हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। तो इस वजह से भी हम दरख्तों की कटाई करते हैं। तो ये कुछ वजूहात थी जो मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी बताई। तो आपने जो है वो ये लिखनी है कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रही है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, राइट डाउन एनी 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन अगर ये शॉर्ट में आते हैं इफ़ेक्ट्स तो आपको किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि कोई से 2 इफ़ेक्ट्स आपने बताने हैं डिफॉरेस्टेशन के, यानी जो हम दरख्त काटते हैं उनके कोई से 2 असरात बताने हैं कि क्या जो है वो हमारी एनवायरनमेंट पे या हम पे या जो है वो इस अर्थ पे जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। और दूसरा जो आप लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि हैवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ सॉइल। तो हम ये देखते हैं कि दरख्त ना होने की वजह से जो आपके एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होते हैं वो भी मेंटेन नहीं रहता। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब भी बारिशें होती हैं या सैलाब आता है तो वो अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाते हैं, और इससे नुकसान क्या होता है कि वो मिट्टी जो पानी के साथ बह जाती है वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी ले जाती है, जिसकी वजह से सॉइल जो होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि आपकी जो ज़मीन होगी वो बंजर हो जाएगी, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो पानी के साथ बह गए और वो कहाँ पे चले गए, वो डैम्स में या रिवर्स में चले गए और वो अब मज़ीद उस मिट्टी में नहीं रहे, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स,
आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो इस लेक्चर से आ सकता है, इस टॉपिक से, जो कि आज हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन का। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है? डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, राइट डाउन इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले आपने जो है वो डेफिनेशन लिखनी है डिफॉरेस्टेशन की, इसके बाद आपने हेडिंग देनी है कॉजेज़ की, और आपने पॉइंट्स में जो है वो इसके कॉजेज़ लिखने हैं। इसके बाद फिर आपके पास हेडिंग आ जाएगी इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन की, और आपने जितने भी इफेक्ट्स पढ़े हैं वो भी आपने जो है वो क्या करना है, एरोस लगाकर या फिर पॉइंट्स की फॉर्म में आपने क्या करना है, इन इफेक्ट्स को बारी बारी एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्विज में जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बताए, शॉर्ट और लॉन्ग, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिफॉरेस्टेशन को, साथ साथ हमने देखे इसके कॉजेस और इफ़ेक्ट्स। मतलब कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, हमने ये देखा। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है दरख्तों की कटाई, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि दरख्त काटने से किस तरह इकोसिस्टम डिस्ट्रक्ट हो रहा है, और हमने वो रीजंस पढ़ी या वो कॉजेस पढ़े जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो इसमें कुछ तो कुदरती आफात हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है, लेकिन कुछ बहुत ही बड़ी वजह हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हम दरख्त काटते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन और साथ साथ एग्रीकल्चरल लैंड का बढ़ना। मतलब हमें अपने फूड की शॉर्टेज को रोकने के लिए नए एग्रीकल्चरल लैंड की ज़रूरत होती है। हमें क्रॉप्स लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से हम दरख्तों को काट देते हैं। साथ ही साथ हमें अपने रहने के लिए घरों की ज़रूरत होती है, नई इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत होती है, अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए नए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम अपनी जगह बनाने के लिए दरख्तों को काट देते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स या दूसरी स्पीशीज़ का नुकसान करते हैं और उनकी रहने की जगह यानी हैबिटेट लॉस का बायस बनते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जितने दरख्तों में हम कमी वाक़या लाएंगे उतनी ही बारिशें कम होंगी, उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लेशियर्स के पिघलने से उतने ही सैलाब आएंगे, उतनी ही सॉइल बहकर रिवर्स में जाएगी और डैम्स की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाएगी। अब वहाँ पर यानी डैम्स में आपको पानी कम और मिट्टी ज़्यादा नज़र आएगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन भी होगी, और हम ये भी देखते हैं कि रिवर्स का लेवल बढ़ने से फ्लडिंग भी होगी। इसके अलावा और बहुत सारे हमने इफ़ेक्ट्स देखे जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डिफॉरेस्टेशन है। तो अपने एनवायरनमेंट को इन सब इफ़ेक्ट्स यानी इन सब खतरनाक इफ़ेक्ट से बचाएं और दरख्त लगाएं। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये ऐसा लेक्चर था जो कि आपकी एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना फ़ायदा करना चाहते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन्स का फ़ायदा करना चाहते हैं तो अपनी एनवायरनमेंट को ग्रीन रखें, अपने इर्द गिर्द पोल्यूशन को कम करें। जब हम दरख्त लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये दरख्त बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।